नमस्कार। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। उनके ऊपर आरोप क्या लगा? आरोप यह था कि दिल्ली की शराब या कहें आबकारी नीति जो कथित घोटाला है उसमें उनका हाथ है। इसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे। सवाल यह भी कि एक मंत्री जो पढ़ाई लिखाई स्कूलों के उत्थान की बात कर रहा है वो आखिर शराब घोटाले नीति में कैसे फंस गया। सवाल कई सारे उठे। एक सवाल यह भी उठा कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आवाज बुलंद करके देश की राजधानी दिल्ली और वहां सत्ता पर काबिज हुई, एक नहीं बल्कि तीन बार काबिज हुई, आखिर वो भ्रष्टाचार, उसके कई सारे सीनियर नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल क्यों चले गए। सवाल कई सारे उठे। और उसके अलावा अब चूंकि सामने 6 महीने बाद चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, तो और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और ऐसे में आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल का जवाब देने के लिए खुद मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और 17 महीने जेल का सफर आपका, उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो मैं कह रहा था अभी कि पढ़ाई लिखाई शिक्षा की बात, उसके बाद आप दूसरी तरफ जाते हैं तो आबकारी नीति की बात होती है और उसमें आप फंस जाते हैं। कभी मलाल नहीं हुआ कि कहां पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे, कितना अच्छा, पूरी दुनिया में नाम चर्चा, उसके बाद एक नाम यह भी कि आप इधर, क्योंकि आपके ऊपर ऐसे आरोप भी लगते हैं कि देखो दो बिल्कुल अलग अलग, एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। देखिए, मैं शिक्षा पे काम कर रहा था और शिक्षा मैं समझता हूँ देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है। 75 साल के भारत को, हम 100 साल के भारत, आज़ाद भारत में प्रवेश करें तो बिना शिक्षा के, सरकारी स्कूलों की शिक्षा शानदार किए बिना हम विकसित भारत नहीं बना सकते। अगर कोई ये कहे खड़ा होके कि मैं भारत को विकसित बना दूंगा भाषणों से, मैं लाल किले से पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ या कहीं से भी, मैं टीवी इंटरव्यूज़ में या टीवी भाषणों में 5 साल से बोल रहा हूँ कि मैं विकसित बना दूंगा, विकसित भाषणों से नहीं बनेगा। विकसित राष्ट्र, विकसित भारत सरकारी स्कूलों से बनेगा, प्राइवेट स्कूलों की फीस कम करने से बनेगा जी। और दुनिया का कोई भी राष्ट्र अगर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आया है तो उसमें 50 साल पहले, 100 साल पहले या शायद 25-30 साल पहले किसी एक सरकार ने वहां पागलों की तरह सरकारी स्कूलों को ठीक किया होगा और प्राइवेट स्कूलों की नकेल कसी होगी कि फीस नहीं बढ़ाएंगे, तभी बना होगा। उसके अलावा कोई राजमार्ग नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी ये बात कर रहे हैं कि भाई विकसित बनाना है तो पढ़ाओ, अगर भारत को विकसित बनाने का सपना पूरा करना है तो देश को पढ़ाओ। अरविंद केजरीवाल जी इसी को करके दिखा रहे हैं। मैं इसको करने में सहयोगी बन रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी का और करके दिखा रहा हूं। ये जो आपने बात कही ये है। अब इनकी भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि इनके पास में सरकारें, राज्य सरकार की भी बहुत सालों से, बहुत देश भर में, इनके पास में केंद्र सरकार भी पूरे उसमें है, फुल स्ट्रेंथ के साथ थी, लेकिन ये कर कहीं नहीं पाए। ना तो शिक्षा इनके विजन में है, ना शिक्षा इनके कर्म में है, इनके कार्यक्रमों में है। बातें हैं, बस बातें हैं। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि इस क्रेडिबिलिटी को कैसे तोड़ा जाए कि ये मनीष सिसोदिया नाम का आदमी, ये अरविंद केजरीवाल नाम का आदमी, ये तो शिक्षा पे काम किए जा रहा है यार, और इनके बनाए हुए सरकारी स्कूलों से बच्चे बिना कोचिंग के IIT पहुंच जा रहे हैं। इनके बनाए हुए सरकारी स्कूलों से बिना कोचिंग के बच्चे सीधे NDA क्रॉस कर जा रहे हैं। ये तो कमाल हो जा रहा है। हम 20-20 राज्यों में सरकार बना के और 15-15, 20-20 साल सरकार चला के एक स्कूल सरकारी ऐसा नहीं खड़ा कर पाए जहां बिना कोचिंग के बच्चे IIT पहुंच जाएं। सरकारी स्कूलों से वापस बच्चे IIT पहुंचने लगे। नीट के क्लास सैकड़ों हजारों बच्चे नीट के एग्जाम क्रॉस करने लगे। ये मॉडल इनको परेशान कर गया। इस वजह से इन्हें लगा, इन्होंने पहले हमारे MLAs के ऊपर बहुत आरोप लगाए, झूठे साबित हुए। इन्होंने मेरे ऊपर पहले भी CBI की रेड कराई 2017, 18, 19 में, शायद 18-19 में, वो भी झूठी साबित हुई। इन्होंने वैसे झूठे आरोप लगाए थे। इन्होंने मेरे ऊपर सरकारी स्कूलों में कमरे बनाने से लेके लिफ्ट लगाने के लिए, स्विमिंग पूल बनाने के लिए भी आरोप लगाए। इतने लैब इतनी शानदार क्यों बना दी, 5 स्टार क्यों बनवा दी। भाई मेरे बच्चे 5 स्टार स्कूलों में पढ़ेंगे, मैंने बनवाया, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए मेरा। फिर इन्हें लगा यार इससे तो कुछ नहीं बिगाड़ा इनके ऊपर बहुत, इसलिए इन्होंने फिर ये पूरा कॉन्स्पिरेसी रची और अब नतीजा सबके सामने है। लेकिन इसका नतीजा अभी इस रूप में सामने है कि हम जेल गए, इस रूप में सामने है कि देखो इस 2 साल के बाद भी इनका ट्रायल शुरू नहीं हो पाया इस मामले में, बस एजेंसीज का दुरुपयोग करके जेल में डाल पाए हैं। ट्रायल में इसका नतीजा आएगा
अभी तो मैं बाहर आ गया, अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे जल्दी। और ट्रायल में जब आप देखेंगे तो जो भी इन्होंने आरोप लगाए एक भी नहीं टिकेगा, सब झूठे साबित हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए तो हंगामा कर लीजिए, फिर जब कोर्ट का नतीजा आएगा फिर पता चल जाएगा, हाँ जी देखो जी वैसे जी हो जाएगा फिर इनका। जी आप लोग चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, अब जब आप घूमेंगे तो उसका असर पता चलेगा ही, लेकिन और वहां तक भी आऊंगा। लेकिन उससे पहले चूंकि इस पूरे मसले में ईडी और सीबीआई, पहले आपको सीबीआई की जांच से गुजरना पड़ा, फिर ईडी, जांच एजेंसियां काफी सुर्खियां बटोर रही हैं, सुर्खियां दूसरे ढंग से बटोर रही हैं। आप जब इन एजेंसियों की जांच और इन सब से गुजरे, आपका अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव तो देखो एक आम आदमी वाला ही अनुभव है, मुझसे ज़्यादा कटु अनुभव तो देश के और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जब मैं इन सीबीआई और ईडी के मामलों में पढ़ा और मैंने देखा, मैंने वकीलों से बात की, तो जो ईडी के बेसिकली ईडी क्या है, पीएमएलए एक्ट जी का इम्प्लीमेंटेशन देखती है। तो देश की अदालतों में पीएमएलए के वकील हैं जो पीएमएलए का केस रखते हैं, जिनके ऊपर पीएमएलए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। तो मैं हैरान हो गया कि हम तो चलो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम तो सामने वाली पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है, जिसके अंडर में सीबीआई और ईडी हैं, एजेंसीज हैं, उनके राइवलरी पार्टी हैं पॉलिटिकल में, हमारे ऊपर वो सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो चलो एक बात है। इस देश के व्यापारियों के ऊपर सीबीआई ईडी का दुरुपयोग भयंकर तरीके से हो रहा है। एजेंसीज का जितना दुरुपयोग इस सरकार ने किया है, मुझे नहीं लगता, मैं भी पत्रकार रहा हूं, देश में किसी सरकार ने कभी भी एजेंसीज का इस्तेमाल व्यापारियों के खिलाफ इस तरह से लेफ्ट राइट सेंटर किया होगा। और खुलेआम नोटिस ऑफिशियली खुलेआम दे रहे हैं और उनसे चंदा ले रहे हैं रिकॉर्ड पे। ईडी का नोटिस जाएगा, कुछ दिन बाद चंदा आएगा, इनकम टैक्स का नोटिस जाएगा, कुछ दिन बाद चंदा आएगा। ये तो भलाओ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद मीडिया का, जिसने सारी कच्चे चिट्ठे खोले और दिखाया कि देखो भाई इस तारीख को ईडी का नोटिस गया और यहाँ चंदा आया फिर नोटिस गायब, इस तारीख को नोटिस गया इनकम टैक्स का, यहाँ से चंदा आया और फिर नोटिस गायब। तो ईडी मतलब एजेंसी का नोटिस और चंदे का सीधा सीधा धंधा है। ये अनुभव मुझे लगता है सबसे कड़वा अनुभव है देश के इतिहास में। ये लोकतंत्र को खतरा है। आप 16 महीने के बाद आपने गुहार लगाई कोर्ट में कि अब कितना रखोगे। क्या आपको निराशा आ गई थी? क्या आपको ये भाव पैदा हो गया था कि अब तो यहीं पड़े हुए? नहीं, निराश में कभी नहीं हुआ जी। मुझे हमेशा इस बात पे भरोसा था कि एक दिन सच्चाई की जीत होगी। मैं सच्चा हूं ये मुझे पता था, मेरे परिवार को पता था, मेरी टीम को पता था। अरविंद केजरीवाल जी सच्चे हैं, कितने कट्टर ईमानदार हैं ये मुझे पता है। हमारे परिवारों को, हमारी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को भी, देश के लोगों को भरोसा है, पूरा पता है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तो न्याय मिलेगा, एक ना एक दिन तो होगा, क्योंकि हमने गलत नहीं किया। गलत किया होता तो हमें लगता कि यार ये चीज तो फंस गई, अब क्या होगा। पर ये क्या होगा का सवाल मेरे मन में कभी आया ही नहीं। कब होगा, कब बेल मिलेगी, ये था। टाइम लगता है, अदालत की प्रक्रियाएं हैं, अदालत की अपनी कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स हैं, उनमें जी टाइम लगता है। लेकिन अच्छा ये रहा देखने में कि ये तानाशाही की पराकाष्ठा थी। आम आदमी पार्टी का केस अपने आप में राजनीतिक तानाशाही की पराकाष्ठा थी कि जिस पार्टी से हम राजनीतिक विरोध रखते हैं उसके सारे ऊपर के नेताओं को उठा उठा के झूठे केस लगा के ईडी के, और ईडी के केस का मतलब है कि ऐसे ऐसे कानून की धाराएं लगा के जो आतंकवादियों के ऊपर, टेरर फंडिंग करने या ड्रग माफिया की फंडिंग करने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं, वो वाली धाराएं लगा के इनको नेताओं को अंदर जेल में डाल दो ताकि इनकी बेल मुश्किल हो जाए। ट्रायल व्रायल तो कुछ होना ही नहीं है उसमें, बेल मुश्किल हो जाए। तो वो बेल मुश्किल वाले कानून लगा लगा के हमको अंदर किया गया। ये बहुत बड़ा अटैक था, पर मुझे खुशी है कि उसको हम हमारे परिवार, हमारी पार्टी एकजुटता के साथ सर्वाइव कर गए और पूरी तरह से इससे बाहर निकल रहे हैं। जेल के दिनों का जरा अनुभव समझना चाहता हूँ। खूब आपने पढ़ाई की है सुना, और खूब लिखाई भी की है। क्या कोई किताब लिख डाले या कोई रणनीति ऐसी बना ली कि आगे क्या कुछ करना है? क्या है ना, मेरा इंटरेस्ट है अपना पर्सनल एजुकेशन का। तो शिक्षा मंत्री के रूप में काम करते हुए बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा हुई। मैं दुनिया भर में शिक्षा के मॉडल्स भी देखने गया। अब मैंने उन मॉडल्स को और उनको और डीप इतिहास में पढ़ा। मैंने देखा कि कैसे जिस राइट टू एजुकेशन की, सर्व शिक्षा अभियान की बात हम 2011 में अपने देश में कर रहे हैं, 10 में जी, वो बात जापान में 1903 में पूरी हो गई थी।
जो ऑल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, हर लड़की को भी स्कूल भेजना है, ये मिशन हम पिछले 10, 15, 20 साल से देश में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी बचाओ और पढ़ाओ। वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का 100% एनरोलमेंट कभी अमेरिका ने 1890 में हासिल कर लिया था, फिनलैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, या इवन सिंगापुर जैसा देश जो रिसेंटली आज़ाद हुआ, बहुत पुराना नहीं है, 50 साल पहले, वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक नियम बना दिया जिस समय कि भाई देश में केवल ग्रेजुएट महिलाएं बच्चे पैदा करेंगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पानी तक नहीं है पीने का। रो पड़े वो टेलीविजन इंटरव्यू में। और उसके बाद में उन्होंने कहा हम शिक्षा से सिंगापुर को खड़ा करेंगे। वो सिंगापुर जो पूरी तरह से बर्बाद था, एक बहुत ही गंदी झुग्गी बस्ती की तरह था, वो सिंगापुर उन्होंने शिक्षा पे काम किया 4-5 साल, और फिर नियम बनाया कि केवल ग्रेजुएट महिलाओं को बच्चे पैदा करने का अधिकार होगा। आप देखिए कितना बड़ा स्टेप था। बोले कि ग्रेजुएट महिलाएं बच्चे पैदा करेंगी, तो पहली बात तो ग्रेजुएट माँ की देखरेख में बच्चे जो पलेंगे वो अलग तरीके के सिंगापुर को बनाएंगे। फिर ग्रेजुएट महिलाएं होंगी तो भैया लड़कों को भी पढ़ना पड़ेगा शादी करने के लिए जी। वो उन्होंने तो, और जब लड़के और लड़की दोनों ग्रेजुएट मिलने लगेंगे तो देश में वर्कफोर्स हो जाना कितनी जरूरत खड़ी हो जाएगी। ये एक तीर से उन्होंने कई शिकार कर डाले। और सिंगापुर आज हमारे जिसमें हम देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। तो दुनिया के देशों को विकसित बनाने में या उनको एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बनाने में, तरक्की करने में एजुकेशन का क्या योगदान रहा है, कौन सी पॉलिसी रही, किस वक्त कौन सी पॉलिसी किस सरकार ने लागू की, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया, इस पर मेरा बहुत डीप अध्ययन हुआ और उसके मैंने खूब नोट्स बनाए। मैंने उसको खूब नोट्स बनाए, इसलिए नहीं कि मैं कोई किताब लिखना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि कल को मेरी पार्टी की अलग अलग सरकारें बनेंगी। आज पंजाब में सरकार है, उनके साथ भी मैं बहुत शेयर करूंगा। आतिशी हैं, आज शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रही हैं, मैंने उनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की। तो मुझे लगता है और भी देश के शिक्षा मंत्रियों को उसकी तरफ ध्यान देना होगा, तो ये कहीं ना कहीं काम आएगी पढ़ाई। तो पठन पाठन लिखाई पढ़ाई के अलावा और क्या दिनचर्या थी वहाँ? पठन पाठन लिखाई पढ़ाई, उसके अलावा मेडिटेशन कर लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए। एक इस कमरे के आधे जितना एक ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ मनीष जी, क्योंकि एक जननेता, अभी देख रहा हूँ इतने व्यस्त हैं आप जब से आए तब से, और हमेशा व्यस्त रहते हैं, वो अचानक चार दीवारी में कैद हो जाए और कुछ किताबें, कुछ लिखने पढ़ने की चीजें हो, उसके अलावा कुछ नहीं, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। एक छोटा सा कमरा था, जितना बड़ा ये रूम है इसका आधा मान लीजिए, उसमें मैं मतलब 24 घंटे में से 15 घंटे उसमें लॉक रहता था, और 7, 8, 9 घंटे के लिए फिर एक छोटा सा कंपाउंड था, उसके सामने मैंने ओपन एरिया था, कुछ पेड़ वेड़ लगे हुए थे, तो वहाँ घूमने की परमिशन थी। बस उतनी ज़िंदगी थी 17 महीने। कोर्ट आना या कभी हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए, डेंटल वेंटल के लिए मैं निकला बाहर, पर ओवरऑल मैं उसी में रहा। और मेरे सामने ये चुनौती थी कि भाई अब मैं इस कमरे में हूँ, मेरी ज़िंदगी के कुछ समय इस कमरे में ही कटना है, बंद रह के कटना है। सामने सलाखें हैं, दरवाज़ा भी नहीं होता, वहाँ सलाखें होती हैं, तो इन सलाखों के पीछे ही कटना है। तो या तो मैं अपने आप को किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में समझ के और दुखी हूँ, या मैं देखूं कि मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं, ठीक है, राजनीतिक लड़ाई में यहाँ आ गया हूं, मुझे समय मिला है तो मैं पढ़ता हूं, लिखता हूं, मेडिटेशन करता हूं, अपने अंदर के विकारों को देखता हूं, राग द्वेष को देखता हूं। विपश्यना सीखी थी मैंने पहले भी, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे ये अब इस समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। तो उस सदुपयोग में जैसा मैंने कहा, पढ़ाई लिखाई की, खूब मेडिटेशन करने की कोशिश की, कितना कर पाया ये तो ईश्वर जानता है और मैं जानता हूँ, पर कोशिश की। और साथ साथ फिर चिंतन मनन रहा, बस यही था, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। इस दौर में जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उनसे पहले संजय सिंह गए, एक लंबी वो तो खबर तो मिलती ही होगी कि अब ये, फिर उसके बाद ये। हाँ बिल्कुल, टीवी पे देखता था, अखबारों में पढ़ता था। तो पार्टी को लेकर चिंता हुई क्या? एक्चुअली दोनों चीजें एक साथ होती थी। मैं कहूँ कि कुछ नहीं, मैं तो बड़ा बेखौफ बैठा हुआ था, चिंता भी होती थी, लेकिन चिंता के साथ साथ जब चिंता के विचार आते थे तब कॉन्फिडेंस के विचार भी आते थे कि देखो, चिंता की बात तो है कि पार्टी के सारे लीडर्स को एक के बाद एक अरेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशंसा की बात यह है, कॉन्फिडेंस की बात यह है कि उसके बावजूद पार्टी एकजुट खड़ी है और मजबूती से खड़ी है, और हमारा कोई नेता डर नहीं रहा। हमारा कोई एमएलए, हमारा कोई एमपी, कोई काउंसलर, हमारे जो और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना टूटे, ना बिखरे, ना झुके। मतलब ये हमेशा उस चिंता को बहुत छोटा कर देते थे। इंडिया गठबंधन का भी गठन उसी दौरान हुआ, खबर तो मिली होगी आपको। आपने क्या सोचा इस विषय में? नहीं, मुझे भी लगा कि देखो, तानाशाही के इस दौर में आज आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं, उससे पहले हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया, उधर
मतलब सोरेन साहब को गिरफ्तार किया, उधर शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी, उसके उधर ठाकरे जी की पार्टी तोड़ी, उसके अलावा भी देश भर में उत्तराखंड से लेके अरुणाचल से लेके कहाँ कहाँ इन्होंने ये प्रयोग नहीं किए कि धमकाओ पार्टी तोड़ो सरकार गिराओ, धमकाओ पार्टी तोड़ो सरकार गिराओ। फिर जहाँ की सरकारें नहीं गिरा पा रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों के ऊपर केस लगाओ झूठे सच्चे और उनको जेल में डालो। जहाँ की सरकारें नहीं गिरा पा रहे हैं विपक्ष की, वहाँ राज्यपालों को सरकारों को काम मत करने दो। सिर्फ दिल्ली नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा ट्रेंड बना हुआ है। तो राज्यपालों का दुरुपयोग, एजेंसीज का दुरुपयोग, ये भयंकर अलोकतांत्रिक असंवैधानिक काम हो रहा है, देश की आत्मा के खिलाफ है। आपने आज ये खबर सुनी होगी। तो मैं वो बोल रहा था कि फिर मुझे लगता था कि इस वक्त आम चुनाव एक अवसर है और देश के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए और देश की पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होकर लोगों तक ये मैसेज ले जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि इनके 400 पार का अहंकार देश के लोगों ने तोड़ा। जी जी, राज्यपालों पे आऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं थोड़ा आगे आके आता हूं, लेकिन एक सवाल, जब इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ती है, लोकसभा चुनाव, दिल्ली में क्या कारण था कि वो रिजल्ट नहीं आ पाया? कुछ आप दिल्ली में एक पैटर्न जो है पिछले 3 चुनावों से हम देख रहे हैं। 2014 में हमने देखा, फिर 15 में दिल्ली सरकार का चुनाव हुआ तो भयंकर बहुमत मिला, 19 में फिर देखा, फिर 2020 में चुनाव हुआ, फिर भयंकर बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला। ये पैटर्न कायम है, इसको मैं अभी इसी रूप में देखता हूँ। निश्चित रूप से जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो उस वक्त से पहले हम इस सारी चीज़ों का और एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे, मैसेजिंग को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें खुशी है कि दिल्ली अपने पैटर्न पे कायम है। तो जब 2024 का चुनाव होगा, 25 का चुनाव होगा फरवरी में, 24 के बाद, तो दिल्ली का वो पैटर्न कायम रहेगा, एक उम्मीद उससे भी है। तो क्या 2025 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ या अलग अलग? नहीं, मतलब देखिए, आम आदमी पार्टी इन प्रिंसिपल पूरे देश में इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग ली। जहां हमारे कैंडिडेट नहीं भी थे, जहां हमारा गठबंधन नहीं था, वहां भी हमारे नेताओं ने जाकर प्रचार किया। तो ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब है। जी। अब इंडिया गठबंधन के लोग किस चुनाव में, कौन सी पार्टियां किस राज्य में साथ लड़ेंगी और किस में नहीं लड़ेंगी, ये लोकसभा चुनाव में भी देखिए अलग अलग प्रिंसिपल पे काम हुआ। जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, इवन दिल्ली और पंजाब में आप देखिए, जिन 2 पार्टियों ने यहाँ मिलकर चुनाव लड़ा, उन दोनों पार्टियों ने वहां मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। इंडिया गठबंधन की दोनों हिस्से थी और ये बहुत पार्टियों में हुआ। तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना एक बात है, लेकिन मिलकर चुनाव कहाँ लड़ना है और कहाँ नहीं लड़ना, ये हर चुनाव की अलग डायनेमिक्स पर निर्भर करेगा। तो वो डायनेमिक्स अभी दिल्ली की जब सामने आएगी तो हम उसको तय करेंगे, जब हरियाणा की सामने आएगी तो उसको अब चूंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हो गई, 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव का, और दूसरे दिन चुनाव की घोषणा होती है और घोषणा में 4 चरणों में चुनाव, मतलब 3 तो जम्मू कश्मीर है, एक इधर, मतलब 3 दिनों में चुनाव है। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी कितना तैयार है? देखिए, ये मुझे भी आश्चर्य लगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई मैं इस पक्ष में हूँ कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, पर जो इलेक्शन परंपरागत रूप से एक ही धार में होते रहे थे, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये तो एक ही ब्रैकेट में होते रहे थे, एक ही टाइम पीरियड में होते रहे थे। ये 1 इलेक्शन था, उसको भी आप एक साथ नहीं करा पा रहे। आप कह रहे हैं हम सारे देश का चुनाव एक समय एक साथ करा दिया करेंगे, उसमें घुसना चाहते हैं। पहले देख तो लो। तो आप, ये भी जुमला है इनका जी है, जिस दिन लाल किले से जुमला देते हैं उससे अगले दिन में अनाउंस कुछ और होती है। तो खैर एनीवे, तो ये चुनाव घोषित हो गया। अब हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भी पार्टी क्या करेगी, कैसे करेगी, अब आने वाले समय में तय होगा। अरविंद जी भी अब थोड़े दिन में बाहर आने वाले हैं, तो मिलकर सब तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, कैसे रहेगी। एक अरविंद जी का नाम आया तो एक बड़ा सवाल बार बार गूंजता रहा। कई लोगों ने हालांकि सवाल का जवाब आपसे ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए लेना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी देखो गए जेल के अंदर तो उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा और आपसे आपका पद ले लिया गया और इन लोगों के बीच नहीं बनती है, ऐसी बातें जरा उस पर क्लेरिफाई कर दीजिए, क्या है वो? देखिए, मेरे और अरविंद जी के बीच क्या रिश्ता है, ये मैं और अरविंद जी ही दिल से समझ सकते हैं। इसको राजनीतिक चश्मे से कोई देखने की कोशिश करेगा तो बहुत बड़ा धोखा खा जाएगा। अरविंद जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे पारिवारिक घर के सदस्य भी हैं, मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन मेरे गुरु भी हैं और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मुझे ज़मानत हुई, ऐसा मैं मानता हूं कि इस धरती पर जितने लोग मेरी ज़मानत होने से खुश थे, इंक्लूडिंग मेरी वाइफ और मेरे बेटा,
इस धरती पर अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा खुश हुआ होगा मेरी जमानत की खबर से तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये मेरा अरविंद जी के बीच रिश्ता मैं जानता हूं जी कि वो आदमी जेल में बैठा हुआ कितना खुश हुआ होगा, उतना खुश शायद मेरी पत्नी, मतलब उस रिश्ते का आप आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद शब्दों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि ना, मतलब मेरी पत्नी और मेरे बेटे से भी ज्यादा खुश अरविंद केजरीवाल हुए होंगे जिस दिन मेरी जमानत हुई थी। तो उस रिश्ते के बीच दरार डालने की बचकानी राजनीतिक कोशिश एक और तो ये मुझे सब मजाक लगता है। मुझे लगता है कि यार खासतौर से जो लोग ये विस्परिंग उड़ाते हैं, मुझे लगता है जो जैसा होता है वैसी विस्परिंग उड़ाता है। तो एक विस्पर का क्लैरिफिकेशन और दे दीजिए, ये कि अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में हैं और आपकी उम्मीद नहीं थी, आप बाहर आ गए, आप बीजेपी के संपर्क में हैं, हो सकता है आप पार्टी तोड़ दें, इस पर क्या कहना है? जब मुझे ईडी सीबीआई की रेड हुई थी उस वक्त भी धमकाया गया था जी कि देख लो अब ईडी का नंबर आ रहा है और ईडी में अरेस्ट होने के बाद जमानत नहीं मिलती है, उससे पहले देख लो। तो उसी वक्त मेरे विचार में दूर दूर तक ऐसा सवाल नहीं उठ सकता था। तो अब तो मतलब ये सब ना बचकाने, अब तो 17 महीने मेरा ये कहना है कि ये सब ना मुझे बहुत, जब भी कोई इस तरह की बात करता है तो मुझे लगता है कि यार ये सब ना राजनीति में जितने चरित्रहीन लोग इन्होंने देखे हैं उन्हीं के दायरे में वैसा ही सोच सकते हैं। इस तरह की विस्परिंग उड़ाने वाले लोग उससे ऊपर ये सोच नहीं सकते, क्योंकि उससे ऊपर की राजनीतिक संबंधों वाले, पारिवारिक संबंधों वाले, व्यक्तिगत संबंधों वाले लोग इनको मिलते नहीं है, इनकी जिंदगी में है नहीं, इसलिए बेचारे जानते नहीं है कि किसी के व्यक्तिगत संबंध भी कुछ हो सकते हैं। इनको लगता है राजनीति में लोग एक दूसरे का सर ही फोड़ रहे होंगे, इनको लगता ही नहीं कि कोई एक दूसरे के लिए जान भी दे सकता है। तो ये समझ भी नहीं सकते उन चीज़ों को, और मुझे नहीं लगता है कि मैं भी क्यों समझाने की कोशिश करूं। बहुत धन्यवाद उन लोगों का, शुभकामनाओं के लिए। आपने एक सवाल उस समय पूछा था, उसका जवाब मैं यहाँ भी दे देता हूँ, क्योंकि अरविंद जी ने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया। जी ये बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि देश की राजनीति में जिस तरह का मैंने अभी जिक्र किया आपके इंटरव्यू में भी, कि एक ट्रेंड इन्होंने शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई जो विपक्ष की सरकार हो उसको साम दाम दंड भेद से उसकी पार्टी को तोड़ो और सरकार गिराओ। कई राज्यों में इन्होंने काम किया, कुछ राज्यों में, विपक्ष के राज्यों में इनका ये प्रयोग सफल हुआ और कुछ में नहीं हो पाया। तो जहां नहीं हो पाया उन्होंने ये ट्रेंड चलाया कि भाई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाओ और उनको जाग डालो। तो उस क्रम में इन्होंने झारखंड पहला प्रयोग किया, हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, उनकी सरकार बदली, वहां पे तुरंत उन्होंने दिल्ली में प्रयोग किया, उस पर भी ये आगे बढ़े। मुझे लगता है ये ट्रेंड तोड़ना बहुत जरूरी था कि भाई ये तो बहुत आसान काम है, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलो, ईडी का केस लगाओ पीएमएलए का, उसको उठा के ले जाओ जेल में, अरे बोलो इस्तीफा दो। अब एक आध केस में हो रहा होता तो लोग कहते यार क्या हो रहा है, ये तो पूरे देश में ही चल रहा है, आंधी आ रही है विपक्ष के ऊपर ईडी के केसेस करने की, लेफ्ट राइट सेंटर सारे नेताओं के ऊपर, या तो राज्यपाल से तहस नहस करा दो या ईडी से तहस नहस करा दो। तो कहीं तो रोकना पड़ेगा इस चेन को, और अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत हिम्मत के साथ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं कुछ गलत नहीं, ये चेन रोकी है। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है जेल के अंदर रहना, और मुश्किल काम है, कई सारे सवाल हो रहे हैं, जैसे 6 महीने से आपने कैबिनेट की बैठक नहीं की। ये सब सवालों के, देखिए दिल्ली की अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि दिल्ली की जनता के काम रुके कि नहीं रुके। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, दिल्ली की जनता के घरों में बदस्तूर लाखों लोगों के घरों में जीरो बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली के जीरो बिल आ रहे हैं। 2 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है, 20 नए सरकारी स्कूल बन के खड़े हो गए इस बीच में। तो काम नहीं रुक रहे, और जब काम नहीं रुक रहे तो जनता तो खुश है, और वो ये देख के खुश है कि हमारा लीडर, उसके ऊपर तमाम षड्यंत्र हो रहे हैं फिर भी काम नहीं रुकने दे रहा। लेकिन ये तालमेल राज्यपाल उपराज्यपाल के साथ क्यों नहीं बन पा रहा है, एलजी के साथ? ये हमारा ही नहीं है ना। देखो यहाँ तो इन्होंने बहुत ही विषम परिस्थिति कर दी, लोकतंत्र की पूरा गला घोट दिया, लेकिन जहां जहां विपक्ष की सरकारें, इन्होंने राज्यपालों को एक ही काम दे रखा है। वही राज्यपालों पे आना चाहिए। हाँ, एक काम दे रखा, वही राज्यपालों को एक ही काम दे रखा है इन्होंने कि बस सरकारों को भंग करने की कोशिश करो, अगर भंग ना हो पाए तो काम रोकने की कोशिश करो। मैं बहुत सोचता रहा, पढ़ता भी रहा राज्यपालों की भूमिका को। सुप्रीम कोर्ट जब इनको, राज्यपालों को कहता रहा कि भाई कर क्या रहे हैं ये राज्यपाल, कई मामलों में, पंजाब से लेके केरल तक और कहीं कहीं बंगाल से लेके दिल्ली तक, हर जगह विपक्ष की जहाँ भी सरकारें हैं। तो मुझे लगा इस देश में 75 साल के लोकतांत्रिक प्रयोग के बाद क्या राज्यपाल की जरूरत है? ठीक है, किसी समय रहा योगी, मैं उस वक्त को क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूँ, उस वक्त किसने क्या सोच के क्या किया और उसकी क्या भूमिकाएं, नहीं बहुत प्लस भी रहा होगा, मैं उसके एनालिसिस में भी नहीं जाना चाहता। आज की तारीख में
राज्यपाल के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो वो उस प्रदेश की जनता के हित में करते हों। केवल अहित में करते हैं। राज्य की जनता एक सरकार चुनती है, किसी भी पार्टी की चुने जी, उस विपक्ष की सरकार है तो उसके काम रोकने की कोशिश करते हैं। राज्यपालों का पद की जरूरत ही नहीं है, खत्म कर दो, पैसा भी बचेगा और ये तानाशाही भी, इस तानाशाही पे भी अंकुश लगेगा। ये एक प्रबुद्ध समाज इस विषय में सोच रहा है, इस पे बातें हो रही हैं, मैं देखता हूं। बिल्कुल सही सवाल है होना आपका। चाहिए। देखिए किसी से, देखिए, और मैं कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कह रहा हूं। हमारे देश के विचारकों ने संविधान बनाया, उसमें बहुत शानदार चीजें लिखी, उसके बावजूद हमने फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट को माना, सेकंड ईयर ऑफ गवर्नेंस स्टेट गवर्नमेंट को माना। फिर एक किसी समय पे लागू लगा, एहसास हुआ कि नहीं यार, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस को और नीचे गांव तक, कस्बों तक ले जाने के लिए थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस की जरूरत है। तो हमने पंचायती राज के लिए और नगर निगम राज के लिए संविधान में ऐड की चीजें कि और डेमोक्रेटाइज हो जाएं। तो इस डेमोक्रेसी को ही और आगे बढ़ाने के लिए आज राज्यपाल के पद को खत्म करने की जरूरत है, खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। अब चूंकि अब 6 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में जाना है, मुझे याद आ रहा है कि उस समय आप लोगों ने पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की थी दिल्ली की, लेकिन पूर्ण राज्य तो दूर, कई सारे आपके जो अधिकार थे वो भी छीन लिए गए। अब कैसे करेंगे? क्या भरोसा दिलाएंगे दिल्ली? नहीं, दिल्ली के लोगों को तो एक ही भरोसा है कि ये टीम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन हमारे काम कर देती है, काम करवा लेती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ही रोकने की कोशिश करे। और दिल्ली के लोग ये भी देख रहे हैं कि उनके बाजू में हरियाणा की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वहां लड़ाइयां नहीं है लेकिन काम भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में यहाँ या गुड़गांव में, नोएडा में, ये तो बड़े शहर हैं, इनमें सरकारी स्कूलों की हालत देख लो जाके, सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो जाके, बिजली के बिल देख लो उनके। तो लोग कह रहे हैं यार ये आदमी लड़ता है तो हमारे लिए लड़ता है और हमारे काम करवा देता है। जी, ये स्कूल और अस्पताल मुख्य रूप से ये दो काम आम आदमी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ किया है। बिजली और बिजली, ये तीनों। और क्या आने वाले समय में, क्योंकि अभी जो एमसीडी है और बाकी जो जिस ढंग से दिल्ली की सरकार और पिछले दिनों अस्त व्यस्त रही है, उसको दुरुस्त करने के लिए अभी कोई मास्टर प्लान इस वक्त, चूंकि सामने चुनाव, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, अस्त व्यस्त देखिए, कुछ चीज़ों में तो कुछ चीज़ें ऑनगोइंग हैं और वो ऑनगोइंग चीज़ें चलती रहेंगी जो हम चला रहे हैं। जी, हमारी सरकार काम कर रही है। कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जैसे मैंने कहा बिजली के बिल जीरो, या मोहल्ला क्लिनिक, या ये स्कूलों का काम, नए कॉलेज जैसे नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी उनमें पढ़ाई शुरू हो गई। आज बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है हायर एजुकेशन पढ़ने की। तो ये सब काम शुरू हो चुके हैं, इनको कोई लुकबैक नहीं है। अब बहुत सारे काम हैं जिनमें हर्डल्स आएंगी, उनको लड़ के ठीक करेंगे। तो मनीष जी, आखिरी सवाल, मैं समझ रहा हूँ कि दिनचर्या पदयात्रा में जी, पदयात्रा, तो अभी आगे की प्लानिंग क्या है? पदयात्रा की अभी तैयारी देख रहा हूँ, उसके अलावा क्या करेंगे और कैसे आगे अपनी जो फौज है आपकी आम आदमी पार्टी की, उसको कैसे और मजबूत? देखिए, आम आदमी पार्टी की फौज तो मेरे जेल में रहने के दौरान, केजरीवाल साहब के जेल में रहने के दौरान ही जितनी मजबूत हो गई, मुझे नहीं लगता कि उस पर मजबूती पे हमें चिंता करने की अब जरूरत है। रही बात जनता की, तो मैं 17 महीने जनता से दूर रहा हूँ और जनता के बीच में रहना जाना मुझे बहुत अच्छा लगता रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी कि मैं चलूँ, तो बस अब मैं तो निकल पड़ा हूँ जनता पे। तो ले मशालें चल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया मनीष जी, समय निकालने के लिए। और समझ रहा हूँ कि चुनाव का वक्त है और जैसे बता रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ बाहर भीड़ लगी है, आपको निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया जी, जो उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, और हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से पदभार ग्रहण करें। हालांकि ये सवाल मैं पूछा नहीं, लेकिन फिर भी अभी आने वाला समय बहुत कुछ दिल्ली की राजनीति के लिए, चाहे खुद दिल्ली की राजनीति यानी राज्य की राजनीति, या दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार, केंद्र सरकार है, उसकी राजनीति में बहुत कुछ आप देखेंगे। और चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी किसी और शख्सियत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।